हमें विश्वास है कि यह पहल आने वाले समय में और औरों को भी प्रेरित करेगी। आज के इस विशेष कार्यक्रम की संचालन की जिम्मेदारी संभालने जा रही है हमारी दो होस्ट वैष्णवी एवं आस्था। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे होस्ट वैष्णवी एवं आस्था। अभिभावकों, युवा प्रतिभाओं और साहित्य प्रेमियों का इस पुस्तक विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह केवल दो पुस्तकों के विमोचन का नहीं है, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति, चिंतन और नई सोच के उत्सव का भी क्षण है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति एवं गगनदीप और श्री शिव गोप जी से हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेशनाथ महतो सर अध्यक्ष विधानसभा झारखंड को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित करें। राजीव रंजन सर, झारखंड सरकार, अनिल सर पूर्व खेल निदेशक और गीता मैम हमारे स्कूल के बच्चे के स्कूल के शिक्षक, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारीगण, मेरे बैचमेट्स, उनके परिजन, सभी आमंत्रित अतिथिगण तथा मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। मेरे छोटे पुत्र गगनदीप का पुस्तक इट्स द प्लॉट के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। गगनदीप जब रांची में थे तो एक अलग रंग में थे, रांची का जो रंग है उसी रंग में रंगे थे। 2022 में ये यूएसए गए, वहाँ इनके बड़े भाई, मेरा बड़ा पुत्र आकाशदीप पूर्व से वहाँ था। बड़े भाई की आकाशदीप की संगत रंग लाई, परिणाम स्वरूप उनकी पुस्तक इट्स द प्लॉट अस्तित्व में आई। मेरे लिए एक और अत्यंत हर्ष का विषय है कि गगनदीप का प्रथम रिसर्च पेपर फाइनेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल JBEF में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हो चुका है। इस रिसर्च पेपर के सह लेखकों में
आकाशदीप के अतिरिक्त दो ऐसे नाम हैं जिनका फाइनेंस की दुनिया में एक अलग पहचान है। डॉक्टर फ्रैंक फैबोजी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जिन्होंने फाइनेंस के क्षेत्र में करीब 120 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और दुनिया की सबसे धनी निवेश कंपनी ब्लैक रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है। इनके रिसर्च पेपर के दूसरे सह लेखक डॉक्टर राजीव टेक्सास के यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, जिनकी किताबें न केवल उनके विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं बल्कि विश्व भर के संस्थानों में पढ़ाई जाती है। उपरोक्त बातों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, यह बहुत मायने रखता है। संगत से रंगत बदलती है। गगनदीप यूएस गया, अपने भाई के संगत में आया और उसको दिशा मिली और एक पुस्तक रच डाला, साथ ही उसकी फर्स्ट रिसर्च पेपर भी छपने के लिए चली गई। दूसरी पुस्तक इट इज व्हाट इट इज के युवा लेखक के संदर्भ में, आकाशदीप के संदर्भ में कुछ रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। आकाशदीप पहली बार अमेरिका गए, फिर कोरोना आ गया। लॉकडाउन में आकाशदीप अमेरिका में 2 साल तक फंसे रहे। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट अपने घर चले गए थे। महल जैसे बड़े कॉलेज में भूत की तरह ही अकेले थे। आकाशदीप ने हिम्मत नहीं हारी। मैं इनकी हिम्मत की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने चुनौती के एक अवसर के रूप में स्वीकार किया, सेल्फ स्टडी प्रारंभ की। नेट से इन्होंने द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम की सूची ढूंढी, जिसमें 500 पुस्तकों का नाम अंकित था। उन्होंने उन पुस्तकों का गहन अध्ययन प्रारंभ किया और करीब 250 पुस्तकें पढ़ डाली। पुस्तक इट इज व्हाट इट इज उसी स्टडी का परिणाम है। यह इनकी दूसरी पुस्तक है। इनकी पहली पुस्तक ओमनी साइंस रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन कंडीशन 2023 में प्रकाशित हो चुकी है, जो इस पुस्तक का प्रथम भाग है। इसी दौरान आकाशदीप ने रिसर्च पेपर भी लिखना शुरू किया। अब तक फाइनेंस विषय पर इनके 7 रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि गगनदीप और आकाशदीप अमेरिका में पंजीकृत एक शोध आधारित रिसर्च आधारित AI स्टार्टअप दीप AI फाइनेंस की सह संस्थापक है, जिसके लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वित्तीय अनुसंधान और तकनीक का संगम प्रस्तुत करना है। युवा लेखक आकाशदीप का जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि विपरीत परिस्थितियां हमें चकनाचूर नहीं करती, बल्कि संवरने का मार्ग प्रदान करती है। विपत्ति ही श्रेष्ठ शिक्षक है। पुस्तक लेखन या उसकी शैक्षणिक प्रगति में मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। जितना योगदान अन्य माता पिता का होता है, उतना ही मेरा है। मैंने बच्चों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान दिया। इसके लिए मैंने 2010 से मेडिटेशन सीखा, जो आज भी निरंतर जारी है। सभी युवा अपने करियर के प्रति काफी गंभीर और संवेदनशील होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि अधिकांश माता पिता को अपने युवा बच्चों के प्रति असंतोष और शिकायत का भाव रहता है। कमियां बच्चों में नहीं, हम में है। बच्चों में कोई कमी नहीं, हम ही भरे हुए हैं। बच्चों की योग्यता और उनकी क्षमता के बारे में हमें पता ही नहीं। छोटा पुत्र गगनदीप पुस्तक एवं रिसर्च पेपर ने मुझे आत्मचिंतन पर मजबूर कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि गगनदीप के अंदर एक लेखक और रिसर्चर छुपा बैठा है। हमें तो अपने बारे में भी बहुत कम पता है। हम अपनी धारणाओं, मान्यताओं और आदतों को जीते हैं। इसी को ब्रेन कंडीशनिंग कहा जाता है, ब्रेन कंडीशनिंग। मैंने अपने विचारों का ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि मेरे अंदर तो कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। उसी कचरे के अंबार को हम अपना मन कहते हैं। गूगल में सर्च किया तो पता चला कि 60 से 80 हजार विचार 24 घंटे में हमारे दिमाग में चलते हैं। हमने दिमाग में हर चीज के प्रति एक इमेज बना रखा है, एक
परसेप्शन बना रखा है। बच्चों के प्रति भी हमने अच्छे या बुरे इमेज बना रखे। बदलाव बच्चों में नहीं, हमें खुद में लाने की जरूरत है। मेरे अंदर एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ। मेडिटेशन ने मेरे जीवन एवं मेरे पूरे परिवार का कायाकल्प कर दिया। हमें अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें बदलने के प्रयास के बजाय जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाने में माता पिता का प्रोत्साहन और सहयोग बेहद जरूरी है। बच्चे अपने माता पिता का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हमें अपने बच्चों से मालिक की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये मेरे निजी अनुभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद आप सभी का कि आप सब आए। मैं यहाँ यह साबित करने नहीं आया हूँ कि मैं कितना होशियार हूँ या मैंने क्या क्या हासिल किया है। सच तो ये है मैं एक छात्र हूँ और शायद हमेशा रहूँगा। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। मैं बस यहाँ हूँ बिना किसी दावा किए, बस अपने अनुभव साझा करने। अगर मेरी बातें किसी के काम आ जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, इट्स द फ्लॉज। ये कोई बड़ी बड़ी थ्योरीज मशीनों की कहानी नहीं है। यह कहानी है चार दोस्तों की जो उस वक्त भी सवाल करते हैं जब पूरी दुनिया एक सही जवाब का इंतज़ार कर रही होती है। जब हर कोई मान चुका है कि अब सच मिल जाएगा, तब भी कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं क्या वाकई में हर सवाल का जवाब चाहिए, या शायद सच्चाई सिर्फ हमें यह दिखाती है कि हम असल में कौन हैं। इट्स द फ्लॉज किसी जवाब की किताब नहीं है। ये उनके लिए है जो जवाबों से ज़्यादा सवालों में जीना पसंद करते हैं, जो ये मानते हैं कि कभी कभी सच से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान बने रहना। मैंने इस विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया। आज उन्हें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं सोचता हूँ क्या सच वही है जो बताया जाता है, या वो जो हम खुद से छुपा लेते हैं। मैं सोचता हूँ क्या जवाब वाकई में हमें आज़ाद करते हैं, या बस एक और सवाल के जंजीरें पहनाते हैं। मैं सोचता हूँ जब सब कुछ साफ हो जाता है तो क्या हम खुद धुंधले पड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ क्या यकीन वो है जिसे हम पकड़ते हैं, या वो जो धीरे धीरे हमें पकड़ लेता है। मैं सोचता हूँ अगर सच हमें बचा नहीं सका तो क्या वो बस इतना ही था, एक आईना जिसमें हम खुद को देखना नहीं चाहते थे। मैं सोचता हूँ और शायद इसी सोच में ही कहीं जवाब छिपा है, या फिर शायद सोच ही काफ़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूँगा। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। यही था मेरा वक्त। धन्यवाद। युवाओं की जिज्ञासा और आत्मसंशय को शर्त दी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दूसरे लेखक आकाश गुप्ता, जो अपनी पुस्तक इट इज व्हाट इट इज के दर्शन, प्रक्रिया और आत्मचिंतन से हमें परिचित कराएंगे। आकाश कृपया मंच पर बताएं। आप सभी को नमस्कार, जोहार। सबसे पहले यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। चाहे आप जिज्ञासा से आए हो, समर्थन देने आए हो, या फिर परिवार के विरोध हो। कुछ लोग मुझे एक छात्र के रूप में जानते हैं, कुछ लोग वह लड़का जो अमेरिका पढ़ने चला गया, और कुछ शायद सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरे पिताजी ने जिक्र किया है। मेरे लेखन की यात्रा इस तरह शुरू हुई। इसी कहानी मेरे पिताजी ने आपसे साझा किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यह किताब किसी योजना से नहीं बल्कि एक खोज से बनी है। उस खोज से जो हमारे भीतर हमें खुद झांकने पर मजबूर करती है। सवालों से शुरू होकर यह किताब बनी और मैं सवालों तक ही पहुँचता। हालांकि फिलॉसफी मैं पेशे से नहीं करता था। पेशेवर रूप से मैं इस समय अमेरिका में मैथमेटिकल फाइनेंस में PhD कर रहा हूँ, जहाँ मैं AI और वित्तीय बाजारों के बीच के जटिल संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा शोध यह पूछता है कि क्या मशीनें इंसानों के व्यवहार की गड़बड़ी को समझ सकती है, और अगर हाँ तो इसका निवेश और निर्णय निर्माण पर क्या असर करेगा। मैं और मेरे भाई मिलकर
नाम पे एक स्टार्टअप चला रहे हैं, जहाँ एक ऐसा वित्तीय सलाहकार बना रहे हैं जो सिर्फ क्या करें यह नहीं बताता, और यह भी बताते हैं कि क्यों करें। और अगले साल हम अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और हाँ, कभी कभी जब इन कामों का वर्णन कर रहा हूँ तो मुझे खुद भी लगता है कि यह तो कोई नकली रेज्यूमे जैसा लग रहा है, लेकिन फिर सोचता हूँ अगर आपके सपने थोड़े ज़्यादा नहीं लगते तो आप शायद थोड़ा कम सोच रहे हैं। लेकिन यह सब मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस हॉल में कुछ युवा भी हैं जो सोच रहे होंगे कि उनके विचार मायने रखते हैं या नहीं, क्या वो बड़े बच्चों के लायक है या नहीं। तो मैं साफ करना चाहता हूँ, आप रखते हैं मायने, और आप हर उस कमरे में जगह बना सकते हैं जहाँ आपकी जिज्ञासा आपको ले जाती है। मैंने शुरुआत की उधार दी गई किताबों से और अनसुलझे सवालों से। अगर एक शांत कमरे से निकलकर मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँच सकती है तो आप सबकी आवाज़ अनंत है। एक विचार जो मेरे जीवन में गहराई से जुड़ा है वो लेखक जेम्स मिशनर की एक पंक्ति है। The master in the art of living makes little distinction between his work and his play, his labor and his leisure, his love and his religion. To him, he is always doing both. इसका मतलब मेरे लिए यह है कि जब आप पूरे मन से किसी कार्य में लगे होते हैं तो वह काम हो या खेल, साधना हो या विश्राम, सब एक हो जाते हैं। एक्सीलेंस सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि संतुलन में है, क्योंकि जीवन 4 स्तंभों पर खड़ा होता है: स्वास्थ्य, बौद्धिकता, उद्देश्य और आंतरिक स्थिरता। अगर इनमें से कोई एक भी डर होता है तो सब कुछ हिल जाता है। आप जिंदगी की ट्रॉफियाँ ऐसी शेल्फ पर नहीं रख सकते जो खुद ही टेक दें। हमारे विधानसभा महोदय को आमंत्रित करने तो उनसे जब मिलने गए तो उन्होंने हमारी पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी और हमसे यह बात साझा की: दर्शन शास्त्र एक विशाल क्षेत्र है, अनंत है। हाँ, इसमें सावधानी चाहिए, लेकिन इसका अवसर भी नहीं है। उनकी यह बात मेरे दिल में होगी, क्योंकि यही बात मेरी किताब का मूल भाव से जुड़ती है। तो फिर जिंदगी के अंत तक क्यों रुके, क्यों ना अभी से, आज से सबसे मुश्किल सवालों से जुड़ना शुरू करें। जब हम युवा हैं, लचीले हैं, तब हमारे पास सबसे ज़्यादा समय और ऊर्जा होता है। हम अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने का और शायद बदलने का भी। और कभी कभी अगर हमारी सोच किसी और की चुप्पी में जगह पा जाए तो यही सबसे बड़ी बात होती है। इट इज़ व्हाट इट इज़। यह कोई हार मानने की बात नहीं है, यह एक स्वीकारोक्ति है। जो हमारे हाथ में नहीं उसे हम शांति से स्वीकार करें, और जो हमारे हाथ में है उसमें पूरे मन से लगे, स्पष्टता के साथ, प्रयास के साथ, और हो सके तो थोड़ी गरिमा के साथ। यह किताब, यह यात्रा, यह मंच अगर किसी एक युवा को भी यकीन दिला सके कि शुरुआत चाहे जहाँ से हो, मंजिल आपकी सोच से सकती है, तो मेरा काम साथ हो। आप सभी का पहले दे सकते हैं। आपके संपूर्ण विचार और दार्शनिक दृष्टिकोण हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरक है। धन्यवाद। की ओर बढ़ते हैं, जहाँ दोनों पुस्तकों का विमोचन हेतु लेखकों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं। साथ ही माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि पुस्तकों को औपचारिक अनावरण करें। माफ तो देगी सब विधानसभा अध्यक्ष महोदय, राज्य और सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय, अन्य सभी अतिथिगण और जो आज के स्टार हैं, जो आज के हीरो हैं, जो सेंटर केंद्र बिंदु हैं, वो होनहार झारखंड के बच्चे आकाश और गगन, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं काफ़ी अच्छे से इससे पहले जो वक्ता खास करके दोनों लेखक
अपने को जस्टिफाई करना मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा और ये पॉजिटिव थॉट था जो दोनों लेखक के पिताजी हैं जो हमारे कलीग हैं। इतने पॉजिटिव वे में आपने अपने बच्चे को ग्रूम किया है। मुझे लगता है कि मतलब ये मेरा पर्सनल थॉट है, दोनों बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं इसीलिए आज यहाँ खड़े हैं। तो मुझसे पर्सनली पूछिए तो जो रियल हीरो हैं ये इनके फादर हैं जो इतने पॉजिटिव आज के समय नहीं लगता है चीज़ों को दूसरे में थोपने में कि तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम वकील बनो। उस थॉट के साथ लोग रह रहे हैं, उसमें इतने ब्रॉड वे में सोचते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ इनके फादर को, गार्जियन को, जिन्होंने इतने पॉजिटिव वे में अपने बच्चों की ग्रूमिंग की है। दूसरा, आज के इस डिजिटाइजेशन के युग में जब सब कुछ सिमट गई है फ़ोन और टैब और लैपटॉप में, उसमें इतने एक जटिल बिंदु पर हार्ड कॉपी एक बुक लिखना अपने आप में काबिल तारीफ है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए उसके लिए आपको नॉलेज के साथ साथ इंटरेस्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और एक बहुत पेशेंस चाहिए किसी भी चीज़ों को पेपर में और एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं दोनों जो हमारे इमर्जिंग बच्चे हैं, पूरे झारखंड के प्राइड है, दोनों का मैं बहुत उनको मैं बधाई भी देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। इसी तरह वो आगे काम करते हैं। तीसरे, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो भी इक्वली बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर मैं एज ए अपने आप को अगर लेखक समझूँ, अगर मैं किसी फंक्शन में हूँ और लोग मोटिवेशन के लिए उपस्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका वो डिमोटिवेटेड होना तय है। कोई भी आदमी आइसोलेशन में काम नहीं करता है, हर आदमी को सपोर्ट की, हर आदमी को एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। तो इस इवेंट को, इस ओकेजन को एक पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी में जो हमारे दो हीरो हैं आज के इस इवेंट के, आकाश और गगन, नाम भी बहुत अच्छे से ही इनका रखा गया है, उसको वो चरितार्थ कर रहे हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बट एक चीज़ है जो, चूँकि मैं बहुत पढ़ने पढ़ाने में बहुत इंगेज रहता हूँ, एक चीज़ हर बच्चे को बोलता हूँ, आप अचीवमेंट बिल्कुल आप कीजिए अपने मेहनत से, बट हमेशा जो हैंड आपके पीछे रहा है, मुझे शायद बताया गया कि इनके एक शिक्षक और शिक्षिकाएँ भी यहाँ उपस्थित हैं जो बच्चे के, दे आर इन द रियल सपोर्ट। नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग तो आपको लगता है वो सिर्फ आपकी मेहनत है, ऐसा नहीं है। एक एक आदमी, एक एक फैमिली मेम्बर, एक एक फ्रेंड, एक एक टीचर का सपोर्ट होता है। उस एक ग्रेटिट्यूड को हमेशा याद रखिए और जहाँ तक संभव हो आप सोसाइटी को, अपने लोगों को आप कुछ गिव बैक करना है, चाहे आप लिटरेरी के फॉर्म में कीजिए, पढ़ा के कीजिए, किसी तरह भी कीजिए। एक बार फिर से दोनों इमर्जिंग ऑथर को और यहाँ उपस्थित सभी लोग को, हमारे विशिष्ट अतिथि जो है, मुख्य अतिथि जो है विधानसभा अध्यक्ष महोदय, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन है, जितने भी लोगों को हम लोगों ने देखा है हर चीज़ के लिए पॉजिटिवली लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं और जितने भी यहाँ डिग्निटरीज हैं, सभी को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। श्री अनिल कुमार सर, जो पूर्व खेल अधीक्षक हैं, कृपया अपने विचारों से हमारा कर प्रदर्शन करें। पुस्तक विमोचन सह युवा प्रेरणा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, डीआईजी सीआईडी चंदन झा जी, राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष राजीव रंजन जी, विशिष्ट अतिथिगण, इस हॉल में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, युवा साथियों, सभी को जोहार। इस कार्यक्रम में दो युवा लेखक को मैं आकाश और गगन दोनों को हार्दिक बधाई दूंगा, क्योंकि इतने कम उम्र में जो पुस्तकें इन्होंने लिखी है और जो नई टेक्नोलॉजी एआई की बात जब अभी पूरी दुनिया में चल रही है, उसको भारतीय सभ्यता के उस फिलॉसफी के साथ जोड़ करके जो
चिंतन इन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है। मुझे जो इनसे थोड़ी देर के लिए वार्ता हुई है और इनका जो सोच है, मैं इस हॉल में आधे से अधिक युवा है जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है कि जिस तरह से भारत की कई युवा हस्तियां विदेशों में जाके अपने परचम लहराए हैं, आकाश और गगन अपने नाम के अनुरूप इसको भी लहराएंगे और आने वाले दिनों में ये झारखंड जाने जाएंगे कि डीप एआई फाइनेंस किस तरह से इस देश के जीडीपी में काम करेगा। मुझे वो समझ में आने वाले दिनों में आ रही है। मैं उसके लिए बधाई दूंगा आकाश और गगन को, और आकाश को खासकर क्योंकि इन्होंने कोरोना के उस 2 साल के लॉकडाउन काल में जो पूरा विश्व लॉकडाउन में था, उस विशाल कैंपस में अकेले उस रूम में रह करके चिंतन किया, किताबें पढ़ी और आज उसका प्रतिफल हम लोगों के सामने है। मैं पुनः बधाई दूंगा आकाश और गगन को, साथ ही मैं श्री गोप जी और कोकिला बहन को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने अपने बच्चों पर कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं थोपी कि आपको यूपीएससी करनी है, क्या इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है। इन्होंने मैट्रिक रांची से किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाकर इन्होंने जो अपने बल पर उपलब्धि हासिल की है, उन सबों के प्रेरणा स्वरूप है सिंह जी। मैं उन्हें भी आभार दूंगा और उन्हें भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक नई पथ खास करके यहाँ जो गार्जियन बैठे हैं उन्हें देखा। मैं पुनः आकाश और गगन को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार और जोहार। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हम सबों के अभिभावक स्वरूप झारखंड विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी, सीआईडी के डीआईजी अखिलेश झा जी, पूर्व खेल निदेशक अनिल सिंह जी और मैडम चंदन झा जी, मैं और इस सभागार में उपस्थित आप सभी जो इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही साथ उन तमाम युवाओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वास्तव में इस कार्यक्रम के जरिए एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। मैं बराबर ये कहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन दोनों बच्चों को मैंने बचपन से देखा। जब ये प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तब से मैंने इनको देखा है, और बड़े होते हुए किस प्रकार से ये लगातार बड़े होते चले गए और बड़े होकर के आज हम सबको को ये गर्व होता है ये कहते हुए, और खास करके मुझे तो विशेष गर्व हो रहा है क्योंकि ये दोनों बच्चे अपने बचपन के कालखंड में कभी मेरे ही यहाँ रहते थे और मेरी बेटी आज उनको राखी भी बांधती है, तो एक प्रकार से हमारे बेटे के समान ही हुए। लगातार समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति वो कहीं ना कहीं उभर कर आ जाती है, और भारत की जो भूमि है
और देश और दुनिया में भारत का परचम लहराने का काम किया। वहीं मोनाबादी के इन दोनों छात्रों ने जो देश और दुनिया में जो लॉकडाउन के कालखंड में अपने आप को, जो आज कहा जाता है ना कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम, तो आत्मचिंतन को लेकर के और ये सोचने की भी बात है कि आज युवा जहां अन्य मौज मस्ती के चीजों में व्यस्त है, ऐसे में ऐसे दो छात्र अगर हमारे बीच में उभर करके आ रहे हैं जो समाज और देश को कुछ देना चाहते हैं, अपने आत्मचिंतन के जरिए उन्होंने पुस्तक में लिपिबद्ध करके, और बिल्कुल ठीक कहा डीआईजी साहब ने, क्या डिजिटाइजेशन के इस युग में लोग जहां सब चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, तो हार्ड कॉपी में किसी पुस्तक को प्रकाशित करवाना और उसका विमोचन करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं आप सबों का भी हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इन युवाओं को जो इन्होंने हौसला दिखाया है, उस हौसले को एक पंख देने का काम करने के लिए आपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकाल करके उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज इस सभागार में उपस्थित है। यूं तो जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, हालांकि हमारे अभिभावक भी उसी फील्ड से आते हैं, तो बोलने का अवसर मिल जाए तो बहुत लंबा बोलते हैं, लेकिन आज के इस अवसर में हम अपने बच्चों को आज यहाँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, तो मैं सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए आज खड़ा हुआ हूं। और अंत में मैं विशेष धन्यवाद गीतांजलि ग्रुप के उन तमाम साथियों का भी देना चाहूंगा जो ऐसे विषयों पर खुल करके समाज के साथ खड़े होते हैं और इस सभागार का उपयोग लगातार ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो इस सभागार में आज इस युवा प्रेरणा कार्यक्रम में प्रेस मीडिया के बंधु हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने लेखनी और अपने विजुअल मीडिया के जरिए इन चीजों को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे रांची झारखंड के बच्चे इस प्रकार की चीजों में आगे बढ़ने का काम करें और देश और दुनिया में अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। पुनः मैं दोनों बच्चों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने आशीष वचन से हमें आशीष प्रदान करें। थैंक यू रजनी। मैं दो अंग्रेजी कहावतों से शुरुआत करूंगी। आपने कई बार सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं होगी। स्काई इज द लिमिट एंड साइलेंट वाटर्स रन डीप। और जब हमारे युवा लेवल के नाम ही आकाशदीप और गगनदीप हों, ये कोई भी ऊंचाइयां छू सकते हैं। उनके सराहनीय प्रयास का कितना भी प्रशंसा की जाए कम होगी। इतनी युवा उम्र में इतना कुछ हासिल करना, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कार से सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त होते हैं। और जैसे चंदन सर ने कहा, हम आजीवन प्रयासरत रहते हैं कि हम किसी का सहारा बन सकें और कोई हमें समय पड़ने पर सहारा भी दे सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दो पुस्तकें जो हैं हमारे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल गाइड के तौर पर काम करेंगे, चाहे वो युवा हों, अभिभावक हों या वयस्क हों। और मैं अपनी बात एक और कहावत से समाप्त करूंगी। ट्री ऑलवेज राइजेस टू द टॉप। जिनमें काबिलियत है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद सभी मान्य अतिथियों को। आज के मंच को समृद्ध किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मीरांशु सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके शिष्य की पुस्तक का आज विमोचन किया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। और अभी समय जो है वो मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से 1:43 है, फिर भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आखिर आज अभी
हमारे बच्चों की ये नई सुबह ही हो रही है, तो इसलिए फिर से गुड मॉर्निंग। जितनी बातें यहाँ पर मुख्य अतिथि और बाकी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि को तो अभी बोलना बाकी है, लेकिन विशिष्ट अतिथि जो यहाँ पर मन से आप लोगों को अपने विचार प्रेषित किए हैं, उस पर लगभग सारे विचारों को समेट दिया गया है। तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द हैं जो मैं आपसे साझा करूँगा। 1 अप्रैल 2019 को मैंने आकाशदीप और गगनदीप के स्कूल को ज्वाइन किया। 2 अप्रैल को गगनदीप मेरे पास आता है और पूछता है, सर ग्राफिक क्या होता है? मैं उसे स्कूल में साइंस टीचर के हैसियत से ज्वाइन किया था, और वो बच्चा आता है और मुझसे पूछता है, सर ग्राफिक क्या होता है? मेरे लिए बहुत ही नया शब्द था, मैं सही में नहीं जानता था। और हो सकता है कि किसी शिक्षक के लिए ये बहुत ही सोचने वाला विषय हो कि बच्चा पूछे और मुझे नहीं आता है। हालांकि ये शर्मनाक बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक की 2 ही स्थिति होती है। अगर मुझे आती है तो मैं बताऊंगा, और अगर नहीं आती है तो खोज के बताऊंगा, अनआंसर्ड तो नहीं रखूंगा। अगले दिन मैं पूरे प्रिपरेशन के साथ गया और गगनदीप को बताया कि ग्राफीन क्या होता है। ये गगनदीप को याद होगा। उसके बाद मैं कुछ और बातें भी साझा करना चाहूँगा। पहले तो इनके पुस्तक के बारे में, तो यहाँ पर पुस्तक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। It's the flaws. As humanity prepares to receive the final answer from an all-knowing AI, 4 university students find themselves facing deeper questions about faith, identity, and what it means to be human. इन सब बातों को अगर हम लोग देखें, इवन मैं एक बार दूसरे बुक के बारे में पढ़ना चाहूँगा जो आकाशदीप के द्वारा लिखा गया है। It is what it is. So what is real? Who are you? And why does any of it matter? It is what it is. It is not here to give you answers. It's here to question the questions. ये बहुत डीपर मीनिंग रखते हैं, तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी बात तो करनी ही चाहिए। ये जो दोनों ऑथर हैं, ये सच में विचारों से बहुत समृद्ध हैं। ये इनके पुस्तक से ही पता चलता है कि ये विचारों से बहुत समृद्ध हैं। और जहाँ तक बात मैंने सुनी, इनके पिताजी जो अपने विचारों को प्रेषित कर रहे थे, उनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं तो इन्हें केवल 12th क्लास में लास्ट ईयर पढ़ा सका था, उसके बाद फिर ये चले गए थे। मैं तो अभी भी वही हूँ। लेकिन यहाँ पर विचारों के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आजकल शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी ज़रूरी है। आजकल बच्चे विचार शून्यता का महत्व नहीं जानते। होता क्या है, हम ये देखिए, जैसे ये बॉटल है, मैं इसे हाथ में पकड़ा हूँ, कब तक पकड़ूंगा? जब तक इसका यूज होगा, और अगर यूज नहीं होगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। क्या इसे अननेसेसरीली मैं पूरे समय जब तक आज सुबह से लेकर के शाम तक इसे पकड़ सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये तो फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन क्या इसी तरह से बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को जिस समय जिस विचार की जरूरत है उस विचार को अपने दिमाग से पकड़ लें, और जिस समय जिस विचारों की जरूरत नहीं है उस विचार को छोड़ दें। विचार शून्यता बहुत महत्व रखता है। आजकल की जो भागम भाग वाली दुनिया है, उसमें हम अपने दिमाग को थोड़े समय के लिए भी खाली नहीं रखते, जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे लेखक के पिता बता रहे थे कि उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया 2010 में, वो आज भी जारी है, और उसका एक रिजल्ट देख सकते हैं हम लोग कि वो मेडिटेशन करते हैं, वो सोच में समृद्ध होते हैं, फिर वही संस्कार आगे के जनरेशन में भी प्रेषित होते हैं। तो यहाँ विचार शून्यता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जब जब आप विचार शून्य होते हैं, आपके दिमाग को एक नरिशमेंट मिलता है, आपके दिमाग को एक ताकत मिलती है सोचने की। अगर हम ऐसे ही किसी गहरी विचारों को सोचना चाहते हैं, उस पर चिंतन करना चाहते हैं, तो विचार शून्यता बहुत जरूरी है। दूसरी बात है मोटिवेशन, कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन शिक्षक होने के नाते यूनिका मैम भी इनकी अच्छी शिक्षिका रही है, इनसे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो इनके विचार भी कई बार मुझे प्रभावित करते हैं, तो इनसे मैंने ये भी सीखा है
कि मोटिवेशन जो होता है वो सेकंड में आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिस ऊंचाई तक मोटिवेशन आपको नहीं ले जा सकता है, क्योंकि मोटिवेशन के साथ एक बहुत गलत फैक्टर भी हमेशा साथ रहता है, डिमोटिवेशन। आपको मोटिवेशन का जो एक लेंथ है, जो एक एग्जिस्टेंस है, उसके साथ साथ हो सकता है कभी कभी डिमोटिवेशन फैक्टर भी आ जाए, लेकिन डिसिप्लिन अल्टीमेटली डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाश और गगन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, और इन दोनों में जो डिसिप्लिन है, जो एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन है, वो हमें देखते ही बनता है। तो ये दोनों बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे हैं डिसिप्लिन के थ्रू, और उसके बाद मैं रखूंगा कि ये मोटिवेटेड है, ये एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि अभी भी हम लोगों ने सुना कि आकाशदीप 2 सालों तक अमेरिका में फंसा रहा, उस दौरान उसने अपना मोटिवेशन बनाए रखा। एक्चुअली में मोटिवेशन बनाए रखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, उसने अपने लिए डिसिप्लिन बनाए रखा। वो जानता था कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। सो इट इज व्हाट इट इज एंड इट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू। आदरणीय नीलांशु सर का उनके आशीर्वचन के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी शिक्षा का ही यह असर है कि आपके शिष्य आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री रविंद्रनाथ महतो सर, माननीय अध्यक्ष विधानसभा झारखंड को, जो अपने अनुभव और दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई देंगे। श्रीमान से अनुरोध है कि अपने नाम को आज इस गीतांजलि ब्लैंकवेट हॉल में हमारे यहाँ दो युवा लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक इट्स द रोज एंड इट इज, दोनों पुस्तक के विमोचन समारोह में उपस्थित हमारे साथ गोरक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जी, झारखंड सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चंदन झा जी, हमारे साथ बैठे हुए मैं और हमारे बड़े भाई, और आप प्रसाद में उपस्थित जितने गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और जोहार करता हूँ। साथ ही आज हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा विषय यह है कि इस युवा लेखक के द्वारा लिखी गई किताब जो सही मायने में आने वाला समय में देश और दुनिया के काम में आएगा, और बहुत ऐसे पाठक हैं जिसको अध्ययन करने के बाद अपना जीवन का दशा और दिशा दोनों को सुधारने का काम करेंगे। ये जो क्रिएटिव वर्क्स उनके द्वारा किया गया, उनके कृतज्ञता को जाहिर करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को दोबारा धन्यवाद भी देता हूँ और जोहार करता हूँ। ये कृतज्ञ समाज के लिए कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सही मायने में समाज में जो अच्छे काम करते हैं, उससे व्यक्ति को अगर हम नहीं सराहते हैं, उनके प्रति अगर हम धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते हैं, उनको पुरस्कृत नहीं करते हैं, तो समाज के अंदर में अच्छा काम कर गुजरने का जो प्रवृत्ति है, ये धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा और लोग अच्छा काम करेंगे नहीं। अगर आपके तरफ से उन जो धन्यवाद की उम्मीद करते हैं वो भी अगर नहीं मिल पाता है, तो सहज रूप से है कि उनका जो ये लिखने का, ये अच्छे काम करने का जो प्रवृत्ति है, इसमें ह्रास आता है। तो इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि इनके अभिभावक के अनुरोध पर हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और चूंकि इस हॉल का भी नाम बहुत ही सुंदर नाम है और इनका अभिभावक का भी रुचि कुछ हद तक उस ओर जा रहा है, इसलिए मैं आपका समय 2-4 मिनट लेना चाहता हूं कि आप जानते हैं गीतांजलि
हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ किताब है और बंगला में लिखे थे। और इसको उन्होंने किसी यात्रा में जाने के क्रम में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए और ट्रांसलेट करने के बाद जब इस किताब उस प्लेटफॉर्म पर गया तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला। हमारे DIG साहब एक बात को जिक्र कर रहे थे कि लेखक तो किताब को लिखे हैं, उनके अंदर ये सोच, ये थॉट, ये विचार, इन तमाम चीजों का उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसका जो बीज है, इसको सींचने का जो काम किया है, उनका सराउंडिंग जो परिवेश है, वो सराउंडिंग परिवेश है। उनके माता पिता हैं, उनके दोस्त साथी हैं, उनके शिक्षक हैं, सारे लोग उनको किए हैं। मैं इसी विषय पर आपको बताना चाहता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर स्कूलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को प्रसव पेपर नहीं करते थे, कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए पढ़ने के लिए। और उनका पिताजी का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। वो लोग कलकत्ता के एक अच्छे परिवार के थे, जमींदार परिवार के थे। आपके बगल में भी उनके नाम के लिए टैगोर ही है, पूरा दुनिया में लोगों का संपत्ति बिखरा हुआ है। और 14 साल तक घर से बाहर जाने का इजाजत उनको नहीं था। जब शुरुआती दौर में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया तो इनके अंदर जो अंतर्निहित गुण था, जिसको अंग्रेजी में कहता है इनेट पोटेंशियलिटी, इसको पहचानने के लिए महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने पहचान लिए कि इनके अंदर में ये क्रिएटिवनेस है, इसका रचना ही कर सकते हैं। तब उनका उपनयन होने के बाद, यानी जन्म होने के बाद, उनको अपने साथ ले गए। सबसे पहले शांति निकेतन ले गए। उस समय शांति निकेतन में एक छोटा सा झोपड़ी में, चूंकि ये बात भी आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी को महर्षि कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक और आध्यात्मिक स्टडी में बिताते थे। और शांति निकेतन उस समय एक वीरान सा जगह था जो झारखंड के बॉर्डर में है, उसी जगह में रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जब 14 साल की उम्र में घर से बाहर निकले, निकलने के बाद गांव का परिवेश को देखे। गांव के परिवेश को देखने के बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि बगल में जो पत्थर और ढेला पड़ा हुआ है, इसको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हो सकता है पहाड़ बन जाए। तो उन्होंने पिताजी के पास ये आबदार किया, यानी अभियोग किया कि हम पत्थर को इकट्ठा करेंगे। करो, पत्थर को इकट्ठा किए। इसके पीछे क्या कारण था जानते हैं? उनके अंदर में यह शिक्षा देने के लिए वो उनको इजाजत दिए कि तुम पत्थर का कलेक्शन करो और पहाड़ बनाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये वो कुछ करने के प्रवृत्ति अगर रखते हैं तो उनको हम बाधा नहीं देंगे। बाधा देने से उनके अंदर का जो इच्छा शक्ति है वो म्लान हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद गांव में जब गए तो देखे होंगे, गांव में तालाब में छोटा छोटा डोभा में स्वच्छ पानी रहता है। उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसा काम किया जा सकता है कि उस डोभा से पानी ला करके हम लोग पीने का पानी का इस्तेमाल करेंगे। बोला तुम कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। डोभा का पानी कलेक्शन किए, उसको फिर प्यूरिफाइड करके घर में, उस समय का जो विधि व्यवस्था था, आज के वैज्ञानिक युग का विधि व्यवस्था नहीं है, उसी विधि व्यवस्था को लेकर के फिर उसको पीने की व्यवस्था उन्होंने किया। देखिए किस तरह से इंसान को बनाया जाता है, इसके पीछे ऐसे नोबेल उनको नहीं मिला था। उसके बाद जब कविता लिखने लगे तो उन्होंने कहा एक इंसान के जीवन में कविता ही सब कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने के लिए और बहुत सारा चीज का जरूरत होता है। उन्होंने उनका आदेश किया कि बेटा तुम एक कविता लिखो जिसमें शाम के समय में लोग हंसे, यानी हास्य कौतुक कविता लिखने के लिए प्रेरित किए। उन्होंने वो भी स्टार्ट किए। उसके बाद उनको कुछ पैसे दिए जाते थे। बोला इंसान के जीवन में अगर मैथमेटिक्स भी नहीं होता है, अगर इंसान इकोनॉमी भी नहीं होता है, तो भी परिपूर्ण व्यक्तित्व का इंसान नहीं बनता है। और उनको इजाजत दे दी कि तुम खर्चा करो, तुमको जहां खुशी है, लेकिन रात में तुम हमको इसका अकाउंट्स पूरा हिसाब हमको दे देना। उनसे हिसाब लेते थे। उत्तरदायित्व का ज्ञान देने के लिए उनको एक घड़ी दिए सोना का। बोला देखो घड़ी तुमको दिए, इसको चलना चाहिए, और इसका जो चाबी होता है उसमें चाबी सिस्टम वाला होता है, चाबी देना पड़ेगा,
ठीक एक समय में, नहीं तो घड़ी बंद हो जाए। उत्तरदायित्व के ज्ञान देने के लिए ये काम किए। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक इंसान जो सही में वैश्विक प्लेटफॉर्म में अपने आप को स्थापित करता है, उसको तैयार करने के लिए बहुत कुछ चीजों का आवश्यकता होता है। और हमारे डीआईजी साहब ने जिस बातों को रखे कि उनका ये हुनर, ये इनेट पोटेंशियलिटीज को पहचानने का आंक भी होना चाहिए। आज के समय में ये कहना प्रासंगिक होगा कि सभी हम लोग जितने सारे अभिभावक हैं, सब सोचते हैं कि हमारा बेटा एक कमाऊ पुत्र की तरह हो, काफी रोजगार करे। यही समाज का मूल्यांकन बन गया है, इवैल्यूएशन बन गया है। अगर आप किताब लिखे, आपके पास पैसा की अभाव है, तो समाज में आपका मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी बाड़ी है, बढ़िया धन संपत्ति है, तो आपका मूल्यांकन होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज का भी नजरिया थोड़ा सा गंडगोल हो गया है। और इसी परिस्थिति में वैसे चीज जो नैसर्गिक है, जो शाश्वत चीज है, ये तमाम चीजों से हम लोग भटक जाते हैं। मैं इस बात को इसलिए यहां रखा कि आज दोनों पुत्र के जो पिता माता हैं, उन्होंने अपने बेटा के इस अंतर्निहित गुणों को पहचान करके उन्होंने झारखंड से विदेश भेजने के बाद, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद उनके कामों को सराहा। और पुत्र का जो ये काम है, सराहते हुए हम सारे लोगों के बीच शेयर करके उसको एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ आज के समय में बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो संपन्न होने के बावजूद भी इतना मेहनत नहीं करते हैं, इतना फुर्सत और इतना समय लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज को प्रस्फुटित करने के लिए सबका अपेक्षित सहयोग का भी जरूरत होता है। आज हम कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से भटक रहे हैं। आज मुझे यह अवसर मिला है कि ये दोनों अत्यंत विचारोत्तेजक पुस्तक इट्स द फ्लो, गगनदीप का लिखा हुआ है। आप गगनदीप है, व्हाइट कोट वाले ना, ठीक। और एक रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन कंडीशन सेकंड, जो आकाशदीप ने लिखा है। मैं तो बहुत पढ़ नहीं पाया हूँ, 2-4 पन्ना पढ़ करके जो मेरा समझ में आया, मैं उसी को आप तमाम लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ कि ये दोनों कृतियां हमारे अस्तित्व, सोच और आत्म खोज की गहराइयों को स्पर्श करती है। मानव अनुभव और चिंतन, रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन 2 से ये होता ही है। आकाशदीप की यह रचना आत्मविश्लेषण, नियति और पहचान जैसे जटिल प्रश्न पर केंद्रित है। इसका पात्र ऑथर लैंगडॉन जीवन और सत्य की खोज में संलग्न है। यह यात्रा युवाओं के भीतर चल रहा है संघर्षों का प्रतीक बन जाती है। इसमें भी एक विचार है, जब किसी का आइडिया और आइडियोलॉजी फॉर्मेशन होने का जो समय होता है एक इंसान के जीवन में, वो हम समझते हैं आकाशदीप लोग जिस उम्र से गुजर रहे हैं, जिस उम्र वर्ग से गुजर रहे हैं, हमको लगता है कि इसी समय इस तरह का जो नोबल थिंकिंग है, जब ये गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, समाज में प्रवेश करेंगे, तो हमको लगता है कि नोबल थिंकिंग करने के लिए लोगों के पास समय बचता नहीं है। यही एक प्रशस्त समय होता है जो अच्छे चिंतन करते हैं। और मैं समझता हूँ इनको इनका अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह पुस्तक कहती है कि जीवन के प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, विकल्पों और कमजोरियों में छिपे होते हैं। अर्थ को खोजने के बजाय उसे गढ़ने की बात यह पुस्तक मजबूती से रखती है। खामियों में सुंदरता से सीख। दूसरी गगनदीप की पुस्तक एक विश्वविद्यालय परिषद की कहानी है, जिसमें 4 दोस्त मिलकर के एक उनका जो मित्र है, वो जो पात्र है, गिडियन, गैब्रिएला, अलेक्जेंडर और अरी, सत्य और विश्वास की तलाश में निकलते हैं। लेकिन उन्हें अंततः यह महसूस होता है कि खामियां ही जीवन को मानवीय बनाती है। यानी हम लोग दूसरे शब्द में भी इसको बोलते हैं कि अनसक्सेस इज द पिलर ऑफ सक्सेस।
जब हम असफल होते हैं तभी हम सफलता का सोपान ढूंढते हैं। ये तो सामान्य परिपाटी है। ये पुस्तक द मॉडल नामक एक परियोजना के माध्यम से ये विचार प्रस्तुत करती है, बल्कि जीवन एक अनवरत प्रश्न है जिसे जीते हुए ही समझा जा सकता है। आप यूं कहिए कि सप्त आश्चर्य में से ये भी एक आश्चर्य है कि हम इंसान हैं और हम इस धरती के ऊपर खड़े हैं। अनादिकाल से आज तक, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से हो, युवाओं और सारे मनुष्यों ने, सारे दार्शनिकों ने, सारे वैज्ञानिकों ने इनका आज तक खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना शाश्वत है कि इनका खोज के अंतिम तक जाना आज तक संभव नहीं हो पाया है। मैं इस मंच से अपने युवा साथियों से ही कहना चाहता हूँ कि अपने भीतर उठे प्रश्नों से डरिए मत, अपने अधूरेपन को कमजोरी नहीं, अपनी विशेषता मानिए। हर उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण है यह यात्रा जो प्रश्न से शुरू होती है। इन दोनों पुस्तकों का सार यही है, जीवन स्पष्ट, स्थिर और परिपूर्ण नहीं होता, यह उलझन, खामियों और संशयों के समुच्चय है और यही उसे सुंदर बनाता है। पुस्तकें आत्मबोध का माध्यम है। आज के डिजिटल युग में यह ध्यान भटकाने वाले माध्यम बहुत है, जैसे कि सही मायने में ऐसा चीज, ऐसा विषय आपके समक्ष आ जाता है कि हम साहित्य जाने न जाने, भाषा जाने न जाने, व्याकरण जाने न जाने, किसी में अंतर जाने या न जाने, लेकिन मोबाइल लेकर के हम इतना सारे चीज को जान लिए हैं जिसको किताब में और कागज कलम में उतारना उतना आसान नहीं है। तो इस दौर में हमारे दोनों लेखक, युवा लेखक, इस विषय को करने का जो प्रक्रिया किया है, ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आकाशदीप हमें गहराई से सोचने की प्रेरणा देते हैं और गगनदीप हमें यह सिखाते हैं कि त्रुटियों भी सृजन का हिस्सा है। इसलिए किसी इंसान के और किसी युवा वर्ग के अंदर में कोई भी त्रुटि है तो उसे आपको घबराना नहीं है, बल्कि उसी को संदेश बना करके आगे का राह को तय करना ही हमारा असली काम होता है। एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मेरा यह विश्वास है कि हम युवाओं के केवल रोजगार और तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि विचारशीलता, संवेदना, आत्मबोध की ओर भी प्रेरित करें। विचारशीलता, संवेदना और आत्मबोध की ओर प्रेरित करते हुए हमें आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रेरक पुस्तकें हमारे विश्वविद्यालय पुस्तकालय और युवाओं के दिन चर्चा का हिस्सा बने। मैं समझता हूँ कि यह आयोजन केवल एक विमोचन नहीं, एक नई परंपरा का नींव है, जहाँ युवाओं की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता है। यह भावनात्मक और बौद्धिक दोनों स्तरों में बहुत प्रेरणादायक है। मैं दोनों लेखकों को, उनके परिवार को, आयोजकों को और यहाँ उपस्थित तमाम बुद्धिजीवियों को और गणमान्य अतिथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने भी इनके लेखनी को सराहने के लिए आज अपने बहुमूल्य समय को देने का काम किया है। अंत में जो खुद से सवाल नहीं करता, वो दुनिया को जवाब नहीं दे सकता। इसलिए हम हर इंसान को अपने खुद से सवाल करने का हिम्मत होना चाहिए और फिर जवाब ढूंढने का भी प्रयास करना चाहिए। जो अपने खामियों को अपनाता है वही अपने जीवन का सच्चा निर्माता बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपने संक्षिप्त बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। शब्दों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी बातें सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शन और उत्सव का शुरू करेंगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री वीरेंद्र जी को, जो इस कार्यक्रम के प्रमुख सहयोगी हैं और विनाशी बैंडवेट के माध्यम से आयोजन पर प्रदान कर इसे संभव बनाया। फिर मैं मंच पर पधारें और यहाँ उपस्थित सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। मैं धन्यवाद ज्ञापन देने से पहले चाहता हूँ
हमारे बीच श्री बलवंत जी एवं रंजन यादव जी एवं केदार जी आए हुए हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पर आए। संचालकों, आस्था और वैष्णवी सभी शिक्षक जनों और उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का विशेष आभार। आज यहाँ हमने देखा कि कैसे युवा मन में सपने, विचार और संवेदनाएं जन्म लेती हैं और कैसे वे शब्दों का रूप धारण करके समाज तक पहुँचती हैं। इस संवाद ने लेखक और पाठकों के बीच की दूरी को कम किया और इस आयोजन को जीवंतता दी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, कृपया भोजन करके ही जाएं। धन्यवाद। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इनका हुनर को पहचानने के लिए हम लोगों के पास उस तरह का आँख यानी दृष्टि, उस तरह का दृष्टि नहीं है। इससे होता क्या है, जो ऐसे हुनरमंद व्यक्ति को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, उनका जीवन को जिस तरह का जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, वो नष्ट हो जाता है। हमें तलाशना होगा कि समाज में वैसे अगुआ व्यक्ति उन तमाम लोगों को, चाहे किसी भी वर्ग के हो, उन्हें पहचानना होगा कि किस व्यक्ति का किस चीज़ में अच्छा हुनर है। मैं इसको और स्पष्ट करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वैसे व्यक्ति मिलेंगे जो देखिएगा स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं लेकिन खेल में बहुत ही अच्छे हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे इंडोर प्ले में हो। बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कभी स्कूल कॉलेज से सीखा नहीं है लेकिन अच्छे संगीतज्ञ हैं, बढ़िया बाजा, बढ़िया गाना। और एक विषय है, ये जो मेधा और ये जो हुनर किसी जात, धर्म, धनी, गरीब की जो दायरा होता है इसको पहचानना नहीं होता। गरीब परिवार में पैदा होता है, अमीर परिवार में पैदा होता है, ऐसे साधारण जीवन में भी पैदा होता है। और ये हमारा देश का और दुनिया का एसेट होता है। इसको संरक्षण करना हम समाज के लोगों का उत्तरदायित्व होता है। हमें उसको सहेजना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तभी दुनिया को एक अच्छी दिशा मिलेगा, हम लोग उसको अनुसरण करके चलेंगे। इन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे सर? ये बच्चे जीवन में निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के मेहनत कर रहे हैं ये बच्चा दुनिया के वैश्विक पटल पर अपने आप को स्थापित करे और आगे बढ़े। यही हम लोग वाले लोग आज इस प्रकार से वाटर लॉगिंग का शिकार हमारा शहर है। रांची का भी इस प्रकार से वाटर लॉगिंग का शिकार है, लेकिन इन लोगों ने इस रांची को इस तरह से बदशकल बनाने का काम किया, किसी हाथी नदी को नाले में परिवर्तित कर दिया। कहीं भी जब बरसात का कालखंड होता था तो पानी आधे घंटे तक भी नहीं रुकता था, लेकिन पूरे शहर का जो कंक्रीटीकरण किया गया, चाहे वो तालाब हो, नदियाँ हो, नालियों में कहीं भी शॉर्ट पिट की व्यवस्था नहीं करके